हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएस वर्ल्ड। मैं हूं श्रीवंशी भारद्वाज। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का नामकरण पार्ट 2। जब आर्य भारत आए तो इसका नाम सप्त सिंधु पड़ा। सरस्वती, शतुद्री, बिपाशा, पुरुषणी, असिकनी, वितस्ता और सिंधु, इन 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश को ही सप्त सिंधु कहा गया है। इसमें पंजाब, सिंधु एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यही आर्यों का पहला निवास स्थान बना और यहीं पर ऋग्वेद के वंश मंडल की रचना हुई थी। सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला, मध्य देश। मध्य देश यमुना से ब्रह्मपुत्र तक का मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा, उत्तरापथ। उत्तर पश्चिम भारत उत्तरापथ कहलाता था। प्राच्य या अपरांत पश्चिमी भारतीय भाग को कहा जाता था। चौथा, प्राच्य पूर्वी भारत को कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण पूर्वी भारत के अयंकरण का श्रेय गौतम राहुगण ऋषि को देता है। पांचवा, दक्षिणापथ। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक ने नामादोस के दक्षिण में स्थित भूभाग को दाखिनाबादोस कहा है। दक्षिण भारत के अयंकरण का श्रेय अगस्त्य ऋषि को दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के इन्हीं 5 भागों को हेनसांग ने पंचभरत कहकर संबोधित किया। द्रविड़ देश। कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित प्रदेश को तमिलहम या द्रविड़ देश कहा जाता है। पेरिप्लस में इसी क्षेत्र को दमिरिका कहा गया है। सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्र, पुंड्र, सबर, पुलिंद आदि का जातियों के रूप में वर्णन है। यही आंध्र, पुंड्र आदि कालांतर में एक प्रदेश के रूप में जाने गए। मनुस्मृति में प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति के 4 रूप बताए गए हैं: ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त। प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में मनुस्मृति में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति में सरस्वती एवं दृशद्वैती के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त तथा गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश बताया गया है। यही गंगा यमुना के बीच का प्रदेश अंतर्वेदी कहलाया, जो कि विष्णु के भावी कल्कि अवतार का कर्म क्षेत्र होगा। वैदिक संस्कृत का केंद्र ब्रह्मर्षि देश था। ब्रह्मावर्त से बृहत्तर ब्रह्मर्षि देश था, जिसमें कुरुक्षेत्र, पंचाल, मत्स्य और सूरसेन क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। ब्रह्मर्षि देश से बड़ी भौगोलिक इकाई मध्य देश था और मध्य देश से अधिक विस्तृत क्षेत्र आर्यावर्त था। आर्यावर्त के बाहर सतलज से उत्तर में काबुल तक और दक्षिण में द्रविड़ तक के क्षेत्र को अनार्य या मलेच्छ देश कहा गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है, समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह भारत देश अर्थात भारतवर्ष है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। यहाँ भारत के उत्तराधिकारी लोग निवास करते हैं। देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना हेतु भारत में पुनः जन्म लेते हैं। विष्णु पुराण में भारतवर्ष के 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख किया गया है। इनके नाम थे महेंद्र, मलय, सहन, सुक्ति, मत्स्य, ऋक्ष, विन्हय और परियात्र। परंतु भारत में पर्वतों में प्रथम एवं प्रधान स्थान सुमेरु पर्वत को ही दिया गया है। मनुस्मृति में हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, सरस्वती से लेकर प्रयाग तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। जब आर्यों का पूर्वी भारत की ओर भी प्रसार हुआ तो इस देश को आर्यावर्त अर्थात 2 पहाड़ों एवं 2 समुद्रों के बीच का क्षेत्र को कहा गया। तैत्तिरीय आरण्यक में इस क्षेत्र के निवासी विशेष आदरणीय माने गए हैं। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल एवं हिमालय पर्वत के बीच
के भाग अर्थात पूरे उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार भारतवर्ष के कुल 9 भाग हैं: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्णी, नागद्वीप आदि। इसका 9वां भाग भारत था, जिसे राजशेखर ने कुमार द्वीप की संज्ञा दी है। वामन पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिसे अब तक भारत के नाम से पुकारते थे उसे ही अब कुमार द्वीप कहा जाता है। जम्बू द्वीपे भरतखंडे यह प्राचीन भावना का संकेत करता है। भारतवर्ष कुमारी का खंडे यह नवीन भावना का द्योतक है। राजशेखर की काव्य मीमांसा के देश विभाग नामक 17वें अध्याय में भारत की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख है। राजशेखर ने नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण के बीच की सीमा रेखा माना है। पुराणों में नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या अर्थात मेकल सुता कहा गया है। हिंदुकुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने पैरोपनिसस या इंडियन काकेशस कहा है। स्मिथ इसे भारत की वैज्ञानिक सीमा मानते हैं। हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत के नाम से विख्यात है। चीनियों ने हिमालय पर्वत को सुंग, लीन तथा सिंधु द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को तिएन चू कहा। कालिदास ने हिमालय को देव आत्मा कहा है। कालिदास के अनुसार पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए 2 समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।